हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास अपॉन में। तो वीडियो लेके मैं आ गया हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए हिंदी विषय पर। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें कुछ खास क्वेश्चन आया नहीं है जिनके आंसर मुझे आपको बना के देना पड़े, है ना। और वैसे वीडियोस मैं अभी अपलोड नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप इसे अच्छे से समझें, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है इसके। तो देखिए, आपके यूनिट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है पल्लवन। ठीक है, पल्लवन क्या है। और अधिकतर बीएससी वाले स्टूडेंट्स मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स में ही इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि हिंदी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये। पल्लवन का अर्थ है किसी सुगठित एवं गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को हम क्या कहते हैं, पल्लवन कहते हैं। पल्लवन का अर्थ है किसी विषय का और विस्तार करना। ठीक है, जैसे कि देखिए, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इस पर मैं देखिए, इस सूक्ति का पल्लवन मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि मानव शरीर के विभिन्न उपादानों में मन का विशिष्ट और महत्व और भूमिका है। मन की संकल्प शक्ति पर जीत या हार तक व्यक्ति पहुँच पाता है। इसलिए कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसके बारे में और आगे आप बढ़ा सकते हो कि अगर व्यक्ति कोई अपने मन पे निर्णय कर ले किसी चीज़ के लिए, तो फिर वो अपनी मंजिलों को पा सकता है। ठीक है ना। तो ऐसे इसको आप 4-5 लाइन का बढ़ा के लिखेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ का वर्षा जब कृषि सुखानी। ठीक है, तो पल्लवन का मतलब ये है कि आप जो शब्द दिया गया है उसको जितना हो सके विस्तार पे लिखिए। फिर इसके बाद देखिए, अनुवाद किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो अनुवाद क्या है, और अच्छे अनुवादक की आपको लिखना है परिभाषा। तो अनुवाद एक भाषा की मूल पाठ्य सामग्री का दूसरी भाषा के में समानार्थक मूल पाठ्य सामग्री का संस्थापन है। कहने का मतलब यह है कि अनुवाद में, जैसे कि हमको कोई कविता दिया गया है ना, उसको अगर हमको कविता को हिंदी के माध्यम से मतलब समझना है, उसको हम कहते हैं क्या, शब्दार्थ। ठीक है ना। भाषा अनुवाद भी होता है जिसमें एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक अच्छे अनुवादक का गुण विशेषताएं क्या है। एक अच्छे अनुवादक के लिए अभिव्यक्ति सुबोध, प्रांजल और प्रवाहमयी होता है। अनुवादक मूलतः भावानुपात होना चाहिए, शाब्दिक रूपांतरण भर नहीं है। उसमें कुछ भाव भी होना चाहिए, तब वो अनुवाद बहुत अच्छा लगता है। स्रोत भाषा की सामग्री को लक्ष्य भाषा में सावधानीपूर्वक प्रस्तुत करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। यही अनुवादक की विशेषताएं हैं। तो और बहुत सारी विशेषताएं हैं, आपको बुक में भी आसानी से मिल जाएगी। मेरा मोटिव ये है कि मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा सकूं। ठीक है, ताकि ये थोड़ा आपके लिए ये हेल्पफुल रहे इसके बारे में, और आप क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, ईदगाह की कहानी का सारांश। ईदगाह की जो पूरी कहानी है वो एक ईद यानी कि ईदगाह के सम्मुख घूमती है। हामिद के गांव में ईदगाह जाने का उल्लास बच्चे से लेकर बूढ़े तक के हृदय में है। सभी वहां जाने की तैयारी करते हैं। हामिद के गुणों का पर प्रकाश ईदगाह में ही चलता है। इसके बाद है आपका यूनिट नंबर 2, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो ये तो 9वीं 10वीं के क्वेश्चंस जैसे हैं, जैसे पहले होते थे जहाँ पे मुहावरा लिखा होता था, उसका अर्थ लिखना है और उसको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो बहुत ही आसान है। ये देखिए, दिन फिरना, हाथ का मैल, ठीक है, आंचल पसारना, किताबी कीड़ा होना मतलब अत्यधिक पढ़ाई करना। तो इसके अर्थ लिखने हैं और अपने शब्दों में इसका क्या करना है, मुहावरा का वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। तो अशुद्ध शब्द में क्या होता है, कुछ शब्द का उच्चारण के हिसाब से वो शब्द अलग होता है, उसमें कुछ मात्रा वगैरह का मिस्टेक होता है। तो यही सब चीज़ इसमें बताया गया है। देखिए, आशा, कवियत्री, उपरोक्त, आशीर्वाद, उपलक्ष्य, पूजनीय, श्रृंगार, सन्यासी। तो इसमें दिख रहा है कौन कौन से शब्दों में मिस्टेक है, तो उन्हें सुधार लीजिएगा। ठीक है, फिर भारत वंदना कविता का भावार्थ यहाँ पे आपको लिखना है। विशेषताएं क्या हैं, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है इस कविता को, पढ़िएगा इसको। फिर इसके बाद देवनागरी लिपि का विकास क्रम बताते हुए इसकी वैज्ञानिकता पर प्रकाश डालिए। ठीक है, देवनागरी लिपि, ठीक है, बहुत ही फेमस ये लिपि है, इसके बारे में अच्छे से पढ़िएगा और उसके बाद अपने शब्दों में इसके आंसर लिखिएगा। फिर इसके बाद देखिए, यहाँ पे है भोला राम का जीव निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। तो ये व्यंग ना हमारे भ्रष्टाचार, जो जगह जगह अधिकारियों के बीच में, लोगों के बीच में जो भ्रष्टाचार होता है,
उस पर एक व्यंग्य निहित किया गया है जिसमें एक भोला राम व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो रिटायरमेंट के बाद अपने पेंशन के लिए भटकता है इधर उधर और बीमारी भुखमरी से वो उसका देहांत हो जाता है। ठीक है, फिर उसका जो जीव है उनकी फाइलों पे जाके अटक जाता है, किसके, उसके पेंशन के। ठीक है ना, तो इसकी के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद है देखिए आगे सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख घटनाओं का वर्णन। सूचना प्रौद्योगिकी हमारे लाइफ में अभी जीवन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अगला भी दिया है, कंप्यूटर और भाषा के बीच द्विपक्षीय द्विभाषात्मक संबंध है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये भी बढ़िया है, कंप्यूटर के बारे में ही आपको लिखना है, क्या क्या उसका द्विपक्षीय द्विभाषात्मक संबंध है, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं। फिर इसके बाद शिकागो से स्वामी विवेकानंद का पत्र पाठ का सारांश लिखिए। ठीक है, तो शिकागो से स्वामी विवेकानंद का पत्र, तो स्वामी विवेकानंद के बारे में मुझे यही बात याद आता है कि जब वो विदेश में उन्हें भाषण देने के लिए बोला गया तो उन्होंने वो भाषण अंग्रेजी में ना देकर हिंदी भाषा में दिया था। ठीक है, बहुत ही भावपूर्ण था वो। तो उसी से यहाँ पे इस चैप्टर को पढ़िए, इसके सारांश को समझिए और इसे अपने शब्दों में लिखिए, तभी उस पर ज़्यादा अच्छे से नंबर आएंगे। ठीक है, अगर ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बस उसी क्वेश्चन पर आपको आंसर प्रोवाइड करा सकता हूं, वो भी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐसे में मैं पूरा डायरेक्ट आंसर आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता, ये गलत हो जाएगा। तो उसके लिए सॉरी कि आपके मैं हर चीज़ का यहाँ पे आंसर प्रोवाइड नहीं करा सकता हूँ, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकता हूँ। आगे आप चाहोगे तो मैं इसके एक एक चैप्टर पर, मैथ्स के एक एक चैप्टर पर, केमिस्ट्री पर मैं वीडियोस अपलोड करूँगा। बीएससी फर्स्ट ईयर के भी कुछ कॉन्सेप्ट रहेंगे जो आगे आपके काम आएंगे, और सेकंड ईयर के भी कॉन्सेप्ट रहेंगे जो आपके काम आने ही हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो सिर्फ आपको हमसे जोड़ने के लिए ही बनाया जा रहा है। ठीक है, ताकि हम आपकी पढ़ाई YouTube के माध्यम से करा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मानक यूनिट 5 आपका मानक, अमानक और उपमानक भाषा में क्या अंतर है। ठीक है, मानक भाषा की परिभाषा देते हुए विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ये भी है, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको बनाना है। फिर सामाजिक गतिशीलता का अर्थ स्पष्ट करते हुए भारतीय समाज के प्राचीन कालीन स्वरूप का स्पष्ट कीजिए। तो भारत में प्राचीन कालीन समाज में क्या होता था, है ना, कुछ अच्छी बातें भी थी, कुछ बातें अभी जाके बदली है, कुछ मतलब बुरी बातें भी थी, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ है। फिर सामाजिक गतिशीलता के संबंध में भारतीय समाज में जो मध्यकालीन स्वरूप हुआ उसका क्या वर्णन था। ठीक है, तो ये सब चीज़ के बारे में बताया गया है। और हिंदी में टोटल 10 चैप्टर हैं जहाँ पे एक एक चैप्टर से ही ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, मान के चलिए। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर आपको अच्छे से आंसर और कंप्लीट समझा के अपलोड कर दूंगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।